नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति जी मौजूद हैं। हम शब्दरथी में आपके उपन्यास अगम बहे दरियाव पर बातचीत करने वाले हैं। आप बुक कैफ़े को अगर देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इस कृति की मैंने बड़ी प्रशंसा की थी, और प्रशंसा इसलिए नहीं की थी कि शिवमूर्ति जी बतौर रचनाकार मुझे बहुत पसंद हैं और इनकी बहुत सारी कृतियाँ न केवल फिल्मों के धारावाहिकों का माध्यम बन चुकी हैं, उनके माध्यम से समाज के सामने आ चुकी हैं, बल्कि जो कथ्य है, जो पाठ है, जो पृष्ठभूमि है, जो शिल्प है, जो वितान है आपके लेखन का, वह बहुत व्यापक और समृद्ध है। दरअसल यह उपन्यास 4 दशकों में फैली भारत की उस व्यवस्था और उस समाज की बात करता है, उस गांव की बात करता है जिसको हम आधुनिकता के नारों के बीच भूल चुके हैं। हमें लगता है कि विकसित भारत केवल सड़कों पर दौड़ रहा है या महानगरों की ऊंचे भवनों में कैद हो चुका है, या फिर वह भारत हमारे बच्चों की लाखों रुपए महीनों की तनख्वाह में सीमित हो गया है। दरअसल अगम बहे दरियाव भारतीय समाज और उन किसानों की बात करता है जिनको कोई छूता नहीं। शिवमूर्ति जी, सबसे पहले तो आपको इस मैं कहूँगा कि अद्भुत कृति के लिए बधाई दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी, नमस्कार सबको। और मैं यह जानना चाहूँगा कि इस उपन्यास को, जो आपकी अन्य कृतियाँ हैं, मुझे यह कृति उससे बहुत अलग लगती है। कई बिंदुओं पर मैं अपने कार्यक्रम में भी चर्चा कर चुका हूँ। पहली बात तो मुझे लगता है हर पन्ने पर कोई नया कथानक आता है जी। हर पात्र के साथ कथानक जुड़े हैं। और अभी वरिष्ठ संपादक बलराम जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक इस उपन्यास की चर्चा के दौरान कहा कि यह हिंदी का संभवतः ऐसा पहला उपन्यास है जिसमें 200 पात्र हैं, या उससे भी कुछ अधिक ही निकलेंगे पात्र। तो इसका जो कथा सूत्र है और जिस तरह से यह परिवेश बदल चुका है, हम सारे लोग आधुनिकता की एक तरह से उसके प्रभाव में हैं, उदारीकरण के प्रभाव में हैं, लेकिन उदारीकरण का एक ऐसा पक्ष भी है जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग न केवल पिस रहा है बल्कि आज भी वो उसी दुर्दशा को प्राप्त है जी। तमाम बदलावों के बावजूद। जी। तो ये कैसे आपके दिमाग में इस उपन्यास की पृष्ठभूमि आई, कब आपने इसके बारे में सोचा, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में। बहुत पहले से मेरे मन में इच्छा थी कि जो जीवन मैंने जिया है और जो देखा है, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ से मैं अभी भी नाभिनाल बद्ध हूँ, जहाँ की समस्याएं आज भी मेरी अपनी समस्याएं हैं, इतना जिस मिट्टी से, जिस जगह से जुड़ाव है, उसको जितना संभव हो पूर्णता में मैं लिपिबद्ध कर सकूं, तो मेरा लेखक बनना तभी सार्थक मैं मानूंगा। फुटकर में तो कहानियां लिखता रहा, लेकिन ये जो अंदर था बहुत ज़्यादा था, और उसके लिखने के लिए हिम्मत करते करते ये उम्र आ गई, और जब जान लिया कि अब आगे मौका नहीं है, तो मैं सब काम छोड़कर इसमें लगा। फिर भी इसको लिखने में मन मस्तिष्क में तो तभी से है जितने कालखंड का ये बना है, 40-50 साल जब से होश संभाला, और कागज कलम पर लिखने में भी इसमें 4-5 साल लग गए। पहले मानस में लिखे, फिर कागज पर लिखे, फिर एडजस्ट किए उसको आगे पीछे कि हमारा पाठक धीरे धीरे 100, 200, 150, 250, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पेज पढ़ने की उसकी आदत रही है। और इतने में मेरा काम नहीं चलना था। जब मैं अपने पूरे गांव को, सारे पात्रों को, उनके पक्ष को, उनकी समस्याओं को देना चाहता था, और थोड़े में वो काम चल नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि सब कुछ कहा जाए, और ऐसे कहा जाए
कि हमारा पाठक जिसको कहते हैं बोर न हो या उस पर लोड न हो। तो यह प्रयास करते हुए इसीलिए आप कह रहे हैं कि हर पेज पर नई कहानी चलती है। और ये तो नहीं कह सकते कि हर पेज पर नई कहानी चलती है, लेकिन एंगल अलग होता है कुछ और हर पन्ने पे मैंने सोचा है कि मेरे पाठक को मिले, ताकि आगे क्या ये जो पाठक के मन में रहता है ये उत्सुकता बनी रहे। इसलिए आप पाएंगे कि अध्याय बहुत छोटे छोटे हैं, 10 लाइन का भी अध्याय है, एक अध्याय तो केवल 5 लाइन का है। इसीलिए मेरे यह आशय हर पृष्ठ पर नई कथा भूमि का आशय यही था कि आपके पात्र अपने साथ अपनी कहानियां खुद लेकर चलते हैं जी। और उनके बीच समाज आता है और समाज के जो ठेकेदार आते हैं वो आते हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए बतौर पाठक मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि जो 5 दशकों का वितान है जहाँ से यह बात शुरू होती है, उनमें कस्बा, बाजार, परंपराएं, यहाँ तक कि रीतियाँ, ठीक है, और जो बदलाव है समाज के अंदर का जो बदलाव है, कानूनी व्यवस्था के जो पचड़े हैं, और वैसे तो कहने के लिए ये पहली बार ऊपर लिख दिया गया है कि आपातकाल से लेकर उदारीकरण के बाद संपादक ने इसको लिख दिया होगा, लेकिन दरअसल जितनी सहजता और सरलता से इस उपन्यास के बारे में 2 लाइनें लिखने की कोशिश की गई हैं वह इसके साथ न्याय नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पात्र हैं और जो घटनाएं हैं, खासकर जैसे मान लीजिए हम अदालत की बात करें, बड़ी एक रोचक शैली में आपने अदालती कार्यवाही का वर्णन किया है। ये अनुभव जो हैं आपके पात्रों के साथ, और इतना सूक्ष्म विवरण तो कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसने खुद से अनुभूत किया हो या जिसके सामने वो बात आई हो। जी जी। इसी तरह से जो दबंग है जी, जिस शैली में आपने इस उपन्यास को शुरू किया है कि सुबह जो है सुबह के लोग के साथ वह जो एक तरह से खेतीहर किसान जो है जगता है और अपने खेत में जाता है और वह देखता है, पाता है कि उसका खेत कोई और जोत रहा है। उसको लगता है कि शायद इसने गलती से यहाँ पे हल लगा दिया, और पता चलता है नहीं, वो कहता है भैया अरे यहाँ क्यों, तो जवाब मिलता है कि नहीं ये अब मलिकार ने कहा है हम इसको। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं और ये इतने सारे पात्रों को संजो कर और कहीं भी कथा सूत्र छूटे नहीं। शिवमूर्ति जी का ये जो मैं अगर मान लीजिए इस पर कहें कि धारावाहिक बनना हो तो 50-100 एपिसोड से अधिक का धारावाहिक बनेगा, ठीक है, कोई एक फिल्म इसके साथ न्याय नहीं कर सकती इस उपन्यास, नहीं कर सकती। और बहुत कम कृतियां हिंदी साहित्य और मैं कहूँगा कि विश्व साहित्य में भी जैसे कोई कृति होती है जो क्लासिक हो जाती है, तो ये अगम बहे दरियाव जो है वो उस श्रृंखला में बढ़ने की ओर अग्रसर है। हिंदी का पाठक जगत इसे किस रूप में लेता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई समीक्षक और आलोचक यह दुस्साहस कर सकता हो कि वह अगम बहे दरियाव को खारिज कर दे। मैं ये चुनौती के रूप में भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य जगत में मैं देखता हूँ कि आलोचक बहुत ही प्रखरता से चीज़ों को देखने की बजाय आजकल निंदा की तरफ ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका जो कथा सूत्र है और इसके जो पात्र हैं और जो इसका परिवेश का जो वर्णन है, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा अलग अलग जो आपको याद आ रहा है, क्योंकि पूरी उपन्यास पर तो नहीं बात की जा सकती। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगम बहे दरियाव को जरूर खरीदिए। आपके लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में होना चाहिए, आपकी निश्चित पाठ्य सूची में होनी चाहिए यह किताब। और अगर भारत के ग्रामीण परिवेश को आप जानना समझना चाहते हैं
तो जिस तरह से आप दूसरी कृतियों की बात करते हैं, कफन और गोदान की बात करते हैं, या महिला आंचल की बात करते हैं, या मैं कहूँगा प्रति परिकथा की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म विवरण है इसमें वो कहीं न कहीं महिला आंचल से भी एक कदम आगे बढ़ता है, और प्रति परिकथा में जो परिवेश रेणु देते हैं उससे भी कहीं कई कदम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे केवल प्राकृतिक वर्णन है, अपनी स्थानीयता का वर्णन है। शिवमूर्ति जी की एक खासियत है कि वह अपने पात्रों के साथ परिवेश को लेकर चलते हैं, कहीं भी परिवेश के लिए अलग पृष्ठभूमि नहीं रखते हैं, अलग ब्यौरा नहीं देते हैं। पात्र चलता है, परिवेश साथ चलता है, प्रकृति साथ चलती है, और उसका विवरण आपको मिलने लगता है, और इसीलिए पात्र भी जीवंत हो जाते हैं और कथा भी जीवंत हो जाती है। ये सही कह रहे हैं आप। मैं अगर ये कहूँ कि कहीं इक्का दुक्का पात्रों का सृजन काल्पनिक रूप से किया गया है पुल बनाने के लिए, दो घटनाओं को जोड़ने के लिए जरूरत के हिसाब से, तो कह सकता हूं कि कुछ एक दो ऐसे छोटे कैरेक्टर मिल सकते हैं। अन्यथा मैं कह रहा हूं कि ये सारे चरित्र असली हैं, नाम बदला हुआ है, वेशभूषा बदल दी हो मैंने, किसी की मूंछ बड़ी हो मैंने छोटी कर दी हो। इसके अलावा सारे चरित्र जीवन से, समाज से लिए गए हैं। यह है कि दूसरे कई गांव के चरित्रों को मैं लाकर अपने गांव में मैंने बसा दिया और इसमें लिख दिया, लेकिन हैं सब असली, सबका रूप रंग असली है, सब हमारे परिचित हैं। और दूसरी चीज, अभी 4-5 कैरेक्टर तो पिछले साल 1.5 साल में जब ये उपन्यास प्रकाशन में आया था, वो इंतजार करते थे कि क्या हुआ मास्टर साहब। गांव में मुझे मास्टर साहब कहते हैं इसलिए कि मैं पहले मास्टर था। तो कहते हैं मास्टर साहब क्या हुआ, हमारे बारे में आपने लिखा था। तो हम कहते थे कि बस आने ही वाला है। एक चरित्र तो हमको उपन्यास मिल गया, लखनऊ तक अगले दिन मैं लेके गांव जाने वाला था, उसी दिन शाम को खबर आई कि आज वो मर गए, जो इसके विद्रोही हैं। जी जी, विद्रोही। हाँ, विद्रोही जी। और जो एक नौटंकी के हैं, जो लास्ट में वो गाते हैं, क्या नाम है उनका, अभी दिमाग से उतर गया है एकदम लास्ट में। तो वो अभी इस उपन्यास के छपने के 3 महीना पहले उनका देहांत हो गया। इसी तरह सारे पात्र हैं और सबसे मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। इसीलिए अगर मुझे इस उपन्यास को बताना होता फ्लैप पर कि यह किस चीज का उपन्यास है, तो मैं 3 शब्द देता पांडे जी। जी, प्यार, पीड़ा और प्रतिरोध का आख्यान है। क्या बात। प्यार, पीड़ा और प्रतिरोध का आख्यान है। प्रतिरोध भी है, किसानों का प्रतिरोध अलग है, जंगू का प्रतिरोध अलग है, सबका अपना अपना प्रतिरोध है। और प्यार तो देखिए 3 ऐसी प्रेम कथाएं हैं जिसमें कि एक तो इसकी नायिका हैं जो खुद कहती हैं अपने नायक से कि जैसे सुभद्रा थी शायद, कि अर्जुन को भगा ले गई थी, उसी तरह आप मुझे भगा ले चलिए। और दूसरी जो सोना और बुल्लू की जो कथा है वो भी उदात्त है, कई प्रेम भी है इसमें, और प्रताड़ना तो है ही है। आप देखिए, प्रताड़ित है संतोषी, हाँ, प्रताड़ित है जंगू का परिवार, प्रताड़ित है किसान। तो मुझे लगता है कि पूरा जो एक चीज श्रीमूर्ति जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसानों का जो आख्यान आपने दिया है जी, उसमें ठीक है, चूंकि आपने इतना सूक्ष्म विवरण दिया है तो प्रेम आएगा, संवेदनाएं आएंगी, संबंध भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगम भय दरियाओं से जो भारतीय किसान की जो पीड़ा है और उसका जो प्रमुख स्वर है वह आपने सामने लाने की कोशिश की है। जी। इस उपन्यास के जब हम आखिर में पहुंचते हैं जी। और आखिर में यह नहीं पाते हैं कि कोई ऐसा परिदृश्य घट जाता हो जिससे भारत का किसान सुख की राह, जिस हम नए सूरज की बात करते हैं, या जिस सूरज के तले वो पहली बार अपने खेत में जाने की कोशिश करता है, भारतीय किसान की दशा बदल गई हो या बदल जाएगी, ऐसी कोई निष्पत्ति हम नहीं पा रहे हैं।
पीड़ा है वो उसके समांतर चलती रहती है, संघर्ष है वह उसके पूरे जीवन चलता रहता है। यहाँ तक कि जेल का इतना सूक्ष्म ब्यौरा दिया है, मैं उसको पढ़ते हुए हंसता भी रहा। और एक मेरे पास मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि जिस तरह से आपने वो जाती है, बच्चे गोद में हैं और किस तरह से पुलिस वाला पैसा लेता है और मिलने के बाद जो छो है, और इस बात का संतोष जेल में रहने वाले को है या बाहर रहने वाले को कि चलो इसको दो बाहर का खाना मिल जा रहा है। ये किस तरह की पीड़ा है, ये किस तरह का समाज है। हम अपने ही समाज में और आप उन किसानों की बात करते हैं जो आज दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठे, आप उन किसानों की बात करते हैं जो वाकई में जिनके श्रम का उपजा हम खाते हैं। तो क्या हमारे समाज की जो जातिगत व्यवस्था है वो कहीं न कहीं से इसमें बिना किसी नारे के आई है, और आपने किसी के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया है। वहाँ एक सवर्ण भी एक दलित और पिछड़े का साथ देता है और वो भी उसी तरह से प्रताड़ित है। अगर वो प्रेम की तरफ बढ़ता है तो उसका समाज उसको बहिष्कृत कर रहा है, यानी वो अपने आप अछूत की श्रेणी में चला जाता है। और तो जो लोक का, जो जीवन का संगीत है, लोक का संगीत है, या लोक की जो सूक्ष्म अवधारणा है जिसको हम मानते हैं कि सारे दुख एक जैसे होते हैं, और सुख जो है वह उसका एक अलग विधान है, और वो शायद बिना शोषण के, जो मतलब वो छोटे छोटे सुखों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे इन पात्रों के संघर्षों के बीच पैदा होते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो लोग भौतिक सुखों का अर्जन चाहते हैं लेकिन हमेशा दूसरे तरह की पीड़ा या संतरास से गुजर जाते हैं, उसी में उनकी जिंदगी खप जाती है। अब जैसे आपने मुकदमे वाली बात कहा है, तो मैं इसलिए ऐसा लिख सका कि मैं पैदा हुआ, उसके साथ मेरे परिवार में मुकदमा आया, पिताजी लड़े, फिर चकबंदी आई तो मैं खुद लड़ा, फिर अन्य कारणों से, तो वो कहते हैं फर्स्ट हैंड अनुभव जो हुआ मुकदमों का है। जो गन्ना मिले बहुत ज्यादा, जिनसे किसान प्रताड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक दौड़ते हैं, 6-6 साल 8-8 साल करोड़ों, वो तो सारे लोग देखते हैं, बस यही है कि अखबार में देखते हैं। लेकिन अगर हमारे भी परिवार का गन्ना सप्लाई है और हम हर साल सोचते हैं कि इस साल तो मिल ही जाएगा, और वहां जाते हैं पता चला कि हमारे बाबा को तो लाठी लग गई और खून बहता हुआ घर में लौट आ रहे हैं, तो वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता है। तो ये जो मुकदमेबाजी है, ये जो संघर्ष है, एमएसपी है, और उसी को हमें बेचना पड़ता है, उसी बनिया को जो मेरा क्लास फेलो है, और वहां हम नहीं बेच पाते हैं अन्य कारणों से। वो कहता है ना कि जैसे मैं, उसका नाम है, जैसे नाम होता है मल लगा है उसमें, तो कहा था खटमल भी तब तक रहेंगे जब तक खटिया रहेगी। तो ये देखे हुए सुने हुए डायलॉग हैं, और ये बहुत दिनों में दिमाग में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। एक दिन में नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता था, ऐसे भी जीनियस होते होंगे जो एक दिन में कर लें, लेकिन पूरे जीवन में संचित होता रहा, जैसे कुएं में थोड़ा सा फूटता है स्रोता और इकट्ठा होता। मैं इसके लिखने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूँगा। आपने 50 लगभग 4-5 दशकों का अनुभव और अपने जीवन में आए पात्रों की बात की। आपने ये भी कहा कि 4-5 वर्ष से इसको लिखने की प्रक्रिया में लगा। जो इसका सूत्र है, जहाँ से आप शुरू करते हैं और जहाँ समाप्त होती है, कहीं भी छोर छूटी नहीं जी, कहीं भी कथानक ढीला नहीं पड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी संरचना, इतनी बड़ी कृतियों की संरचना करते समय, ये बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे नए युवा लेखक भी देखेंगे और वो देखते हैं और उनके मन में बहुत जिज्ञासा होती है। और हम जिस मीडियम पर अभी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि लोगों की 3 सेकेंड वह वीडियो देखते हैं या ध्यान करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जिसकी आपने बात कही। आपने तो हिंदी पाठकों को, जैसे होता है ना कि कोई क्लासिक होती है जो लौटा देती है काल खंड, तो आपने एक तो इतनी मोटी कृति की तरफ हिंदी के पाठक जगत को लौटाया है। जिसको भी अच्छा कुछ पढ़ना है, यह उसकी बाध्यता है कि अगम बहे दरिया को खरीदे और पढ़े। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसके जीवन में निश्चित रूप से कुछ अधूरा रहेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो हिंदी का जो सर्जक पाठक है उसको तो आप लौटा लाए इतनी मोटे ग्रंथ की तरफ, जिसका जो मुझे लगता है कि लगभग
588 जी पृष्ठों में जी फैला हुआ है। तो कैसे हम्म, कथा सूत्र छूटे नहीं, हाँ उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई थी? और जो युवा वर्ग है जो लिखना चाहता है और जो बहुत अधीर है, बहुत जल्दी जल्दी उसको बहुत कुछ चाहिए जी और उसको ये जानना चाहिए कि शिवमूर्ति जी को पहले दिन से ये कहानियां भले ही लिखते रहे हों, चर्चित रहे हों, धारावाहिक फिल्में सब बनी और बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, नहीं भी लिखते अगम बहे दरियाव तो भी हिंदी साहित्य जगत में जिंदा रहते हैं, ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या चीज थी जो आपको कुरीदती रही और कैसे इसका सूत्र बांधा था आपने? हाँ, मेरे पास कई चुनौतियां थीं। एक चुनौती तो मैं ये मानता था कि ज़्यादातर मोटे उपन्यास जो हैं, जो अभी चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, बिना फ्लैशबैक में गए वो मोटे नहीं हुए हैं। ये चुनौती थी। बिना फ्लैशबैक में गए वो बड़े नहीं हुए हैं। थोड़ी दूर करंट में चलकर फ्लैशबैक में ही सब जाते हैं। मैं सोचता था, मैं चाहता था कि मैं करंट में चलूं। एक चीज तो ये, इसमें 1% से ज्यादा फ्लैशबैक नहीं है, वो भी रेफरेंस में आया है। तो मैं चाहता था कि फ्लैशबैक में न जाऊं और मैं चाहता था कि मैं समय के साथ, जो धारा समय की चल रही है उसके साथ चलकर इसको पूरा करूं। बहुत लोग, बहुत आसान होता है, इतिहास की गोद में, इतिहास की गुफा में घुस जाइए, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं कि वर्तमान में क्या हो रहा है। फला के 1000 साल पहले का उपन्यास लिखिए, 500 साल पहले का लिखिए, बाबा आदम के जमाने का लिखिए तो लिखिए, चाहे जितना बड़ा लिखिए। मैं चाहता था कि जो हमारे वर्तमान की चुनौतियां हैं, हमारे पात्रों की, जहां से मैंने इनको उठाया है, मैं उनकी कहानी लिखूं। तो फ्लैशबैक में ना जाऊं और वर्तमान की लिखूं। वो रूस के लेखक कौन हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं लेने दिया गया था, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन। उन्होंने कहा है कि जो आदमी अपने वक्त के दुखों को, कष्टों को चुनौतियां के रूप में नहीं लेता है, मैं नहीं मानता कि वह अपने लेखक के साथ न्याय कर रहा है। मुझे ये बात कहीं लगी, जब आज का हमारा वर्तमान इतना चुनौतीपूर्ण है, इतना यहाँ दुख है, इतना दारिद्र है, इतना मतलब आम जनजीवन में जब इतनी सारी चीजें हैं, तो हम इसी को क्यों ना अपना विषय बनाएं। अगर इसको हम नहीं बनाते तो फिर किस लिए लिखें। तो दोनों ये चुनौतियां थीं और मैंने इन दोनों का ध्यान रखा। संयोग की बात है कि बिना फ्लैशबैक में गए 40 साल को मैंने, और क्रम में ये भी नहीं, जहां से शुरू किया सन 72-73 से 2012 तक, एक सिदाई में घटना के साथ जो हमारे समाज में घटित हुआ उसी को मैंने डायरी जैसा कर दिया और उसमें अपनी बात कह सका, प्रेम उड़ेल सका, प्रतिरोध उड़ेल सका। तो अगर हमारे पाठक को ऐसा लगता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने जो किया, जो चाहा था वो कर दिया। और नहीं लगता है तो वो कैसे कहते थे कि नहीं तो हरिभजन है, समझिए फिर। शिवमूर्ति जी, एक चीज़ मुझे जाननी है कि जिस कालखंड की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय धार्मिक उभार बहुत था। आपके पात्र लोक की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, धर्म की तरफ नहीं जानते हैं अपनी पीड़ा से उबरने के लिए, इसकी क्या? हमारे अवध के क्षेत्र में धर्म का प्रभाव बहुत कम है। मैं आज जब देखता हूं चारों तरफ धर्म का जितना प्रभाव है, मेरे आसपास आज भी उतना नहीं है। और समझिए कि जब वो 6 दिसंबर की घटना हुई थी, मेरे गांव से कोई नहीं गया था। शायद ही कोई ऐसा हो जो कहा हो कि अच्छा काम हुआ है। तो वो अवध की परंपरा ही होगी वो। और हमारे यहाँ तो इसी में एक कहते हैं, भगवान को भी अपशब्द कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भगवान होने से क्या फायदा है जब हमारे मौके पे तो आप काम नहीं आ रहे हो। तो ये जो जैसे भूसी एक चरित्र है इसमें ना, तो सबका सोचना, देखिए हमारे यहाँ संकीर्ण दिमाग का शायद ही कोई हो। जिनको आप खलनायक कहते हैं, वो छत्रधारी सिंह खलनायक कह सकते हैं, मैं नहीं कहता। मैं उनका भी
मैं उनको भी पसंद करता हूं, और वो छत्रधारी जो रियल जिंदगी के थे वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे और अपनी बातें बताते थे कि अगर तुम लिखते हो तो कभी लिखना। अब वो नहीं है दुनिया में, तो वो सब चीजें अपने खलनायकत्व की बातें उन्होंने खुद बताई। मैं कैसे जान सकता था कि उन्होंने 47 में किसके साथ क्या किया था? तो उन्होंने खुद बताई। तो हमारे यहाँ मतलब मैं अपनी मानसिकता में भी संकीर्णता नहीं रखता, और हमारे चरित्र भी ऐसे ही बने हैं। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की विशेषता है कि वो इतने संकीर्ण नहीं है। आसपास के 4-6 गांव में भी हम देखते हैं तो इतने संकीर्ण कोई एक सिंगल पात्र भी नहीं दिखाई देता है। जो आजकल मचा हुआ है उससे अप्रभावित हैं। वो चाहे ऊपर वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे ऊपर हो, हमारे यहाँ देखिए वो माठा बाबा हैं, आप कहीं उंगली उठा सकते हैं उनके ऊपर? माठा बाबा हैं, वो भी वैसे हैं। और वो जो नौटंकी का कलाकार है जो दर्जा 2 तक पढ़ा हुआ है, बैताली उसका नाम है, वो भी उसी तरह है। वो दलित है, वो पंडित हैं, लेकिन सब अपने अंदर से सब भरे पूरे हैं। आत्मा उनकी आत्मा बहुत मजबूत है, बहुत पवित्र है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही लोगों को मैंने देखा, और ये सारे रियल पात्र हैं, तो ऐसे ही उतर करके हमारी रचनाओं में आ गई। इन रचनाओं में कहीं कहीं तुलसी दास जी की चौपाई और दोहे को आपने अलग ढंग से रखा है जी। जो सामाजिक वितान है, क्या उसमें हमारे लोक में तुलसी हर रूप में आते हैं? हर रूप में आते हैं। इसकी कोई खास वजह थी? आपने वाकई उनको देखा था, या यह केवल लेखक की कल्पना थी, आपकी अपनी सोच थी? नहीं, देखिए, मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में रामचरितमानस सबसे पहली किताब के पढ़ने के रूप में नहीं, श्रुति के रूप में। हमारे पिताजी जो बाद में साधु हो गए, सन्यास ले लिया जब मैं दर्जा 7 में था, जब मैं पैदा हुआ तभी से वह रोज शाम को रामचरितमानस का पाठ करते थे। आपको बताऊं, अतिशयोक्ति लगेगी कि एक जमाने में रामचरितमानस का 90% 8 खंड का मुझे जबानी याद था। जब मैं स्कूल जाना मैंने शुरू नहीं किया था तब तो जाहिर है कि वो अंदर खून में घुस गया। उसकी प्रासंगिकता तो हम बाद में जाने, उससे कहीं सहमत हुए, कहीं असहमत हुए, कहीं मैंने उन चौपाइयों को अपना अस्त्र बना लिया और कहीं उसका मुरीद हो गया। तो तुलसीदास तो बहुत बड़े कवि हैं, उन पर जो हम आज उंगली उठाते हैं, 500 साल पहले कोई कितना प्रगतिशील हो सकता था, आप बताइए। ना प्रजातंत्र की अवधारणा थी, ना और दूसरी चीजें थी, लेकिन कवि के रूप में उनके सामने कौन खड़ा हो सकता? और फिर वो हमारी अवधि के कवि थे, जायसी और तुलसीदास, जिन्होंने हमारी अवधि को समृद्ध किया। तो इसलिए तुलसी हमारे अंदर तब से है जब मुझे अक्षर ज्ञान नहीं था। तो उनका उपयोग अपने पक्ष में और उनका उपयोग अपने विपक्षी को का मुंह बंद करने में, दोनों मैंने इसमें प्रयोग किया है। मैं एक सवाल पूछूंगा, ये मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि मैं शिवमूर्ति जी से जानूं कि क्षेत्र को लेके और वर्ग को लेके वो बहुत सजग हैं जी। और वो एक जरूर उनके अंदर, उनके मन में भाव है कि हमारा एक क्षेत्र जो है ये तमाम विसंगतियों के बावजूद कहीं न कहीं श्रेष्ठता बोध आपके अंदर भी है। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं इसको श्रेष्ठता बोध नहीं कहूंगा। जैसे उत्तराधिकार में आपको उपजाऊ जमीन मिल जाए और किसी को पठारी जमीन मिल जाए, है कि नहीं? मैं अभी देखिए विदेशों में मैं हर जगह गया हूं, कोई मतलब महाद्वीप बाकी नहीं है, मैंने हर जगह घूमा है। मैं मिट्टी देखता हूं हर जगह जिसमें फसल पैदा होती है, हर जगह जाता हूं तो मिट्टी भी देखता हूं। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पूरा ले करके उसको समझिए गंगा जमुना का दोआबा ही, तो लोग कहते हैं नील नदी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो उससे कम अपने यहाँ की मिट्टी को मैं नहीं कहता। तो ये चांस की बात है, मैं हो सकता है बुंदेलखंड में पैदा हो गया होता तो वहां की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, तो मैं दुखी रहता। और अगर मैं अवध में पैदा हुआ और वहां की मिट्टी बहुत अच्छी है तो मैं उसकी तारीफ क्यों नहीं करूंगा? इसमें श्रेष्ठता की बात नहीं है। मेरा रंग काला है तो इसकी वजह से मैं हीन भाव तो नहीं रखूंगा,
लेकिन अगर किसी कोई गौरांग है और देखने में पहली बार आकर्षित कर लेता है, लंबा चौड़ा है, विदेशी है, तो वो अच्छा लगेगा तो मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं हूं गोरा इसलिए मैं किसी गोरे की तारीफ नहीं करूंगा। तो ऐसा श्रेष्ठता बोध अलग से नहीं है, वो श्रेष्ठ मिल गया, श्रेष्ठ साहित्य मिल गया उत्तराधिकार में, श्रेष्ठ मिट्टी मिल गई, लोग श्रेष्ठ मिल गए, ज्यादा परिष्कृत लोग क्षेत्र के हैं। मेरे गांव में आज तक कोई फौजदारी नहीं हुई, मेरे गांव में आज तक कोई कत्ल नहीं हुआ, मेरे गांव में आज तक कोई ऐसी मुकदमेबाजी नहीं हुई। ये जब मुकदमेबाजी वगैरह जो मैं अपने उपन्यास में लाया हूं, आयातित किया हूं अगल बगल के गांव से, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठता बोध है। श्री मूर्ति जी, एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे पूरे जितने भी इस उपन्यास में बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे दोहे, बहुत सारे लोक जीवन में जो व्याप्त हमारे गीत हैं उनका भी आपने उल्लेख किया है। चूँकि लोक में व्याप्त हैं इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसी का कॉपीराइट है। अब जैसे मान लीजिए ये नारा है, दबना नहीं दबाना नहीं, रोना नहीं रुलाना नहीं, झुकना नहीं झुकाना नहीं। क्या ये मैं समाज विरोधी हूँ, मैं अन्याय विरोधी हूँ, आपकी पुलिस जाति धर्म अमीर गरीब देखकर अपना पक्ष चुनती है, इस तरह का जो साहस आपके पात्रों में है, जो चाहे तूफानी हो या कोई भी पात्र, हर पात्र, इस उपन्यास की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि यहाँ कोई दबा कुचला नहीं है। जो दबंग है वो भी साहसी है और जो दमित है वो भी साहसी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से हमने कथानक की शुरुआत की कि उसका खेत जोतने चले गए तो उसने बहुत बड़े सरकार मालिक हैं और हमारी पीढ़ी दादा जो है और हमारे पिताजी जो है काम करते रहे और उनके ज़माने का कर्जा था और कहीं तीर्थाटन करने गए थे और लौट के आए, अंगूठा लिखवा लिया, तो वो समर्पित हो जा रहा है, समर्पण कर दे रहा है। ऐसा नहीं, हर पात्र संघर्ष कर रहा है, हर पात्र साहसी है। वो कहता है लड़ूंगा नहीं तो दुनिया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तो ये जो साहस आप अपने पात्रों में भरते हैं और उसके साथ लोक के गीतों का जो चुनते हैं, क्या आप कोई याद है कि इसमें कितने गीतों का और कितने दोहों का आपने उपयोग किया है? पात्रों का तो चलिए बलराम जी के सौजन्य से हमें ये पता चला कि 200 से अधिक पात्र हैं, मेरी तो गिनने का साहस नहीं था। मैं तो चूंकि, और उसकी वजह यह थी कि मैं इस कृति को बतौर आलोचक समीक्षक नहीं देख के बल्कि बतौर पाठक देख रहा था और कथा प्रवाह इतना सहज और सरस है कि कहीं ये कृति भले ही मोटी है, कहीं ये हमको रोकती नहीं है, बांधती है, लेकिन थामती नहीं है। ये नहीं कहती कि नहीं रुक जाओ, दिमाग पर जोर पड़े, ऐसा नहीं है, अपने आप चलता जाता है प्रवाह। तो कुछ याद है कि कितने लिए? एक दूसरा उनका चयन लिखने के दौरान आप लिखते चले गए कि यहाँ यह सेट हो रहा है, या कुछ ऐसा कोई डाटा बनाए थे कि नहीं इनका उल्लेख मुझे जरूर करना है इस पात्र के साथ? देखिए मैंने गिना तो नहीं है, इसमें 60-70 या ज्यादा भी गीत हो सकते हैं। गीत मुझे कहीं खोजने नहीं जाने पड़े, गीत मुझे सब याद हैं। अच्छा जी, और बहुत 1000 के करीब गीत याद हैं। हाँ। और उसके पूरा नहीं, मुखड़ा हाँ। जो मुख्य है वो मुझे याद है। बल्कि अब तो मैंने शुरू कर दिया कि एक रजिस्टर बना दिया कि भूल न जाऊं, अब उम्र हो रही है, लिख दिया, लेकिन सब मुझे याद है। एक चीज, कहीं जरूरत पड़ने पर मैं कुछ गढ़ भी लेता हूँ। जैसे ये गढ़ा है जो मैंने अभी पढ़ा, अभी जो आपने पढ़ा वो मेरा गढ़ा है। पता है मुझे, पता चल, क्योंकि खड़ी बोली में है, पता चल जाता है। अवधि में मैं नहीं गढ़ पाता। अवधि में भी मैंने कोशिश किया है, जो गाते हैं जिनकर पूत रहे फलाने सिंह है, वो मैंने गढ़ा है। क्योंकि मुझे कहानी, गीत में कहानी कहनी है, तो वो तो कोई कहीं तो लिखा नहीं रहेगा, तो मैंने गढ़ा है। तो कुछ मैंने गढ़ लिया, कुछ जो क्षेत्र में लोकगीत प्रचलित थे, सुना था, उसमें तो कुछ अपने शब्द डाल दिए, तो मेरे मकसद के हिसाब से बन गए, जो जमाने से चले आ रहे हैं। जहाँ कोई भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में कह रहा था, वो हमने सरकार के बारे में कह दिया, या इस तरह का कुछ कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब उपन्यास की शुरुआत हुई इसके लेखन की, और उससे पहले आपको मुझे लग रहा है इसको
हाँ। सम्मान मिल चुका था हाँ। या इसी पर मिला है? नहीं नहीं, मिल चुका था। हाँ हाँ। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आप पहले से ही एक हाँ। बड़ा पुरस्कार पा चुके थे। जी जी। क्या आपको ये लग रहा था कि यह कृति उस रूप में आ जाएगी जिस रूप में आज इसको हिंदी समाज देखेगा या हम लोग जो देख रहे हैं? देखिए, मैं 4 कैरेक्टर का उदाहरण देके बताता हूँ कि मेरे ऊपर किनका कर्ज था। और एक मेरी किताब आई है राजकमल से ही सृजन का रसायन, उसमें मैंने लिखा है कि इन कैरेक्टर्स का मेरे ऊपर कर्ज है और ये मुझे सोने नहीं देते, रात में सपने में आते हैं कि क्या तुम बिना मुझे कागज पर लाए बिना दुनिया का मुंह दिखाए तुम चले जाओगे दुनिया छोड़कर। ये मैंने उसमें कहा है। मैं बहुत मतलब अफसोस में रहता था कि मैं इन सारे अपने चरित्रों को छोड़कर चला जाऊंगा जो न्याय नहीं होगा और मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो मैं नौकरी में था, तो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था, बेटियां थीं, घर का और सब था, तो नहीं कर सकता था। लेखन में उतना अर्निंग नहीं थी कि मैं छोड़ सकता। बहुत बार मैं चिंतित होता था कि मैं कब तक नौकरी करूंगा, कब लिखूंगा। 6 बेटियां थी तो उनकी शादी भी करनी थी, बहुत सारी चीजें थी। मैं 4 कैरेक्टर के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि उपन्यास मेरे दिमाग में कब से है। ये जो इस उपन्यास में संतोषी काका हैं, मेरा एक मुकदमा चलता था जब मैं 6 साल का था, तब से शुरू हुआ था। और जब मैं 10 साल का था, 11 साल का, तब खत्म हुआ था। वो जमींदारी अबोलिशन के समय। उस समय संतोषी आते थे, ये ब्राह्मण थे और हमारे पिताजी के साथ कभी हमारे घर की तरफ चले आते थे। ये दूसरी दिशा के थे। रास्ते में मुकदमे की तारीख से लड़ते हुए मर्डर न हो जाए उनका, इसलिए वो रास्ता बदल देते थे। तो इसी प्रक्रिया में कभी हमारे यहाँ आते थे तो हमारे वहाँ मड़हे में लेटते थे, रहते थे, खाते थे और गाते थे। कभी कभार रात में बहुत आर्द्र स्वर में गाते थे कि दुख हरो जानकी नाथ शरण में तेरी। उसको सुनकर रोना आ जाता था। मैं छोटा बच्चा था, इतना दर्द रहता था। तो मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर इनकी कहानी लिखूंगा, और मैं पूरे जीवन नहीं कर पाया। उम्र गुजर गई, रिटायर हो गया। तो ये उनका कर्ज था जो मैं कर दिया। तो मुझे लगता था कि मैं उनके कर्ज से उर्ण हो गया। इसी तरह इसमें जो दलित पात्र है, बैताली दलित है। मेरे घर की और उसके घर की बाउंड्री एक है, मतलब 1 मीटर की दूरी का। ठीक पीछे उसका घर है। जिस तरह वो दबंग था, कभी किसी की मजदूरी नहीं किया, एक बिस्वा खेत उसके पास नहीं था, जीवन का कोई आधार नहीं था, बकरी पाल लिया और जंगल में जा करके और कहीं मधु निकाल कर, कहीं शिकार करके, खरगोश मारकर, इस तरह, और नाच में कुछ काम करके उसने राजा की तरह जिंदगी जिया। जो कहता था कि मैं नौटंकी में भालू बानर का रोल नहीं करूंगा, मुझे राजा आया सेनापति का रोल दीजिए तो मैं करूंगा, पांडे से कहता है। और पांडे उसको घर से बुला के ले जाते हैं अपनी नौटंकी कंपनी में। वो मुझे बचपन से बहुत वो करता था, प्रभावित करता था। मुझसे 2 साल बड़ा था। जिस तरह वो आंख टेढ़ा करके देखता था और कहता था कि मैं उनको एक ही भाले में उस पार पहुंचा दूंगा, मुझे बहुत प्रभावित करता था उसका साहस। तीसरा वो जंगू जो हमारे इलाके में था सन 90 में, जो भी इस तरह की ज्यादती किसी बहू बेटी की इज्जत पे हाथ डालता था या किसी का खेत हड़प लेता था या इस तरह की जाति करता था, वो पकड़ता था रात में और दोनों ये घुटने महुए की जड़ में, आम की जड़ में जो पेड़ के ऊपर निकली रहती जमीन के बाहर ना, उसमें डालता था और ऐसे तोड़ देता था। और 4-6 काम करने के बाद इलाके में लोगों ने किसी के साथ जाति करना बंद कर दिया था। रियल कैरेक्टर है। 2006 में उसका इनकाउंटर हुआ था और 90 में मैंने उसके बारे में लिखा था। तो ये लिखा था कि अगर आपको कभी सुनाई पड़े कि जंगू का इनकाउंटर हो गया है तो आप यह यकीन मत करिएगा कि यह रियल इनकाउंटर है, वो जरूर फर्जी इनकाउंटर होगा, उसको पकड़ के मारा जाएगा। और यही हुआ। उसको एक फर्जी FIR लिखी गई, उसको कोई सजा उस समय तक नहीं हुई थी क्योंकि कोई गवाही देने वाला नहीं था, रात में सबका पैर तोड़ता था। तो
फर्जी इनकाउंटर किया गया कि इन्होंने बाजार में मुझे मारा, और उसी पे उसको गिरफ्तार घर से कर लिया गया। और सवेरे चालान करते समय ये कहा गया कि रास्ते में जंगू के लोगों ने घेर लिया, पुलिस पर फायर किया, इस वजह से उसी गोलाबारी में ये मारा गया, इस तरह मारा गया। वो रियल कैरेक्टर था, वही जंगू हमारे इस उपन्यास में भी आया हुआ है। ये जो तीन हमारे क्षेत्र में, अमेठी हमारा क्षेत्र है, तो सन 77 का जो चुनाव था, तो उसमें जो दिल्ली के राजकुमार थे और जो हमारे अमेठी के राजकुमार थे, वो एक चुनाव गुजर चुका था लोकसभा का, विधानसभा वाला होने वाला था। ये दोनों राजकुमार आ रहे थे, तो वो जो विद्रोही थे, जो अभी मर गए, जिनको मैंने विद्रोही कहा है, उनका नाम मथुरा प्रसाद यादव है। हमारे यहाँ दर्जनों लेखक गए हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, फेसबुक पे सबका मौजूद है। उन्होंने कहा खबरदार, पोलिंग बूथ पे कच्छी पहन के कंधे फावड़ा रख के गए थे, इसलिए कि गन्ने के खेत में वो पानी लगाए हुए थे, जेठ के महीने में चुनाव हुआ था, जून में। कहा खबरदार, अंदर केवल उम्मीदवार जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। और दिल्ली के राजकुमार वहीं से लौट आए थे। तो मुझे लगा कि एक 22-24 साल का लड़का, जब कोई नहीं बोल रहा था, इमरजेंसी जस्ट खत्म हुई थी, कोई नहीं बोल रहा था, बड़े बड़े लोग सरेंडर कर दिए थे। वो कौन कह रहे थे कि झुकने को कहा गया तो लेट गए थे, उस समय हमारे गांव का वो लड़का इस तरह बोला, कितना साहस का काम था। तो इन सारे जो आप कह रहे थे कहां से इतने कैरेक्टर आते हैं। हमारे वो जो इसमें आई है नर्तकी, मेरे पास कुछ झांग तांग नहीं था, और उन्होंने मुझे पहली नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपनी अटैची दिया था। वो हमारी मदद किया करती थी। लोग कहते थे आप उनके घर खाते हैं, हमारे पिताजी से कहते थे कि जैसे गांव में कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर नहीं खाना चाहिए, जातीय संरचना में कुछ लोगों को छोटा माना गया है। मैं तो पहले से ये सब नहीं मानता था। और मेरी मित्र थी, अभी मेरी मित्र हैं, अभी गांव आने वाली हैं बंबई से वो। तो उन्होंने कहा था, अभी उनकी बेटी ने फोन किया कि मास्टर जी अप्रैल में मम्मी आएंगी ही, कह रही थी कि मास्टर को बता दीजिएगा। तो मैंने कहा जैसे ही आए बताना, मैं आऊंगा। वो भी रियल कैरेक्टर हैं, सारी दुनिया रियल है, नाम बदले हुए हैं। तो कुछ सोचना नहीं था पांडे जी, कुछ सोचना नहीं था कि कैसे उपन्यास लिखा जाए, ये तो सब कुछ था, खाली लिपिबद्ध करना था तो हो गया। श्री मूर्ति जी, एक सवाल और मेरा रह जाता है इस उपन्यास से, फिर हम आपकी नई रचना प्रक्रिया पर क्या कुछ बाकी है उसके बारे में मैं जानूंगा, और फिर अपनी बातचीत को आज के लिए विराम देंगे जी। एक सवाल मेरे मन में आपकी बातचीत से है कि जो हमारा लोक है जी, जो हमारा समाज है, जो हमारा गांव है जी, तमाम विसंगतियों के बावजूद वहाँ कोई उस तरह का मतभेद नहीं है जिस तरह का सियासी बंटवारा, राजनीतिक बंटवारा आज हम देख रहे हैं। जी, तो ये जो आधुनिकता है, कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान, हमारा अध्ययन हमको और मनुष्य बनाना चाहिए। जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, 4 दशक पुरानी बात कह रहे हैं, 3 दशक पुरानी बात कर रहे हैं, 2 दशक पुरानी बात कह रहे हैं। जी, उस समय किसी ब्राह्मण और दलित के बीच दोस्ती हो सकती थी, एक दूसरे के यहाँ खान पान हो सकता था, एक दूसरे को वो साथ दे सकते थे। तमाम सामाजिक बंधनों के बावजूद प्रेम का एक तंतु जो है वह हमारे समाज में हर वर्ग पर व्याप्त था। क्या सियासत ने उसको तोड़ा है? क्या हम बतौर मनुष्य और पिछड़े हुए हैं? क्या हमारी उदारता, हमारी संवेदना और भी ज़्यादा भ्रष्ट हुई? और अगर यही हुआ है तो हमारी इस आधुनिकता का, हमारे विकास का और हमारी तरक्की का क्या अर्थ है? बतौर उपन्यासकार आप अपने समय को किस रूप में देखते हैं? देखिए, चुनौती तो खड़ी हो गई है कि जो हमारी एकजुटता थी, जो दिल से दिल तक बात पहुंचती थी, उसको चुनौती मिल रही है। लेकिन मैं तो समझता हूं, जैसे गांव के लोग हैं, उनमें ये जो फूटन है, दूरी है, इसका प्रभाव न्यूनतम, आज भी न्यूनतम पड़ रहा है। आज भी ऐसा है कि राजनैतिक रूप से किसी ने कोई झंडा लगा लिया अपने घर पर और दूसरे ने कुछ और लगा लिया, लेकिन अगर वे दोस्त हैं तो दोस्ती आज तक तो कायम है।
आज तक तो कायम है, और बहुत दूर का मुझे अनुभव नहीं है, अपने ही क्षेत्र का अनुभव है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत कम आज की जो चुनौती है धर्म के नाम पे और सारी चीजों के नाम पे, ये चुनौती नुकसान पहुंचा रही है। कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन नुकसान कम से कम हो रहा है। कम से कम हम अपने क्षेत्र के लोगों से बता सकते हैं। आदमी से आदमी के बीच की जो दूरी है, जैसे हमारे गांव में सर्वोच्च माने जाने वाले जातियों से लेकर और सबसे नीचे जिनको स्थान दिया जाता है वह जातियां भी हैं, लेकिन पिछले 30-40 साल में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें व्यवहार में, विश्वास में 1% कमी हुई होगी 40-50 साल में। 1% से ज्यादा हमारे इलाके में नहीं हुई है, बाकी दुनिया में हो तो हम कह नहीं सकते। इसीलिए तमाम बड़े बड़े लोग, लेखक कहते हैं कि कंट्रास्ट डालो, एक बहुत खराब बनाओ, एक बहुत अच्छा बनाओ। हमारे इस उपन्यास में देखेंगे कि एक भी आदमी बहुत खराब नहीं है और एक भी आदमी बहुत अच्छा नहीं है, सब मिले जुले रूप हैं और एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे से ताकत ले रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती बन रहे हैं। मुझे तो यही लगता है। शिवमूर्ति जी, मैं एक सवाल मेरा, हम लोग आखिरी चरण में है अपनी बातचीत के। अगम बहे दरियाव जैसी जो कृति है, यह एक तरह से किसी भी लेखक के, मैं बतौर पाठक कह रहा हूँ, लेखक की अपनी मन स्थिति क्या होती है मैं नहीं जानता जी। आप इसकी लोकप्रियता को एंजॉय करना चाहते हैं या और भी कुछ आपके दिमाग में है? क्योंकि ये अपने आप में जो कृति है वो मुझे लगता है कि काफ़ी सालों तक अभी चर्चा में रहने वाली है जी। तो अभी आप इसका सुख उठाना चाहते हैं कि लोग बार बार तारीफ करें कि अगम बहे दरियाव ऐसी कृति है, जैसे लोग कफन, गोदान, मैला, आंचल और तमाम कृतियों को याद करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा से लेकर राग दरबारी तक की बात करते हैं। तो ये तो हिंदी साहित्य की, अगर मैं कहूँ कि कालजयी कृतियों की बात होगी तो इस सदी की 10 प्रमुख कृतियों में यह कृति भी गिनी जाएगी। तो ये तो मैं बार ये बात कहूँगा, हालांकि ये कहना अभी हमारे जो लोग सुन रहे होंगे, अगर आलोचक समीक्षक होंगे तो मुझे बहुत गाली देने वाले हैं कि अभी कालखंड शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि होगी, और आप भविष्य कैसे देख सकते हैं।